हेलो स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति आज का टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं। इसके साथ-साथ हम इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि मुद्रास्फीति को यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति यानी कि आसान भाषा में या बोलचाल की भाषा में जिसको हम महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई वास्तव में मुद्रा का अवमूल्यन होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो दीर्घकालिक वृद्धि होती है, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इसमें सारे शब्द जो अंडरलाइन किए गए हैं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला रीजन या सबसे पहली चीज जो मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाती है, वह है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो मुद्रा का मूल्य है, वह कम हो जाएगा। एक लंबी अवधि में जब लगातार मुद्रा के मूल्य में कमी आती जाएगी, तो उसको हम मुद्रास्फीति की स्थिति कहेंगे। अब मुद्रा के मूल्य में कमी को समझ लीजिए, आसान तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है जो 100 रुपीज पर केजी मिल रही है, यही चीज अब 200 रुपीज पर केजी मिलने लगी है। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट तो हमें सेम मिल रहा है, परंतु मुद्रा हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, यानी कि मुद्रा का मूल्य गिर गया है, वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है। तो जब वैल्यू ऑफ मनी गिर रही हो और लंबी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में यह बढ़ोतरी को दिखा रही हो, तो ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहेंगे। और मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में परचेजिंग पावर यानी कि जो क्रय शक्ति है वह कम होगी और वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज होगी। अब आते हैं कि मुद्रास्फीति किन कारणों से होती है। तो मुद्रास्फीति का पहला कारण है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर बाजार में मांग बढ़ जाए, प्रोडक्ट की सर्विसेज की अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए और उसकी सप्लाई जो आपूर्ति है वो उतनी ही रहे, तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर या सेलर है वो क्या करेगा, उसके प्राइसेस बढ़ा देगा, क्योंकि आपूर्ति तो नहीं बढ़ाई जा सकती उस समय। तो अभी क्या स्थिति है कि मांग बढ़ गई है और मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति हुई है, ऐसी मुद्रास्फीति को मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होगा, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्यों होगी? तो इसका पहला कारण यह है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का जो मूल कारण है वह है सरकार की बाजार विस्तारवादी नीतियां, जिसको हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कहेंगे, विस्तारवादी नीतियां। ठीक है, अगर सरकार बाजार में विस्तार करना चाहती है, अगर सरकार चाहती है कि बाजार में वृद्धि हो, तो सरकार क्या करेगी, सरकार वास्तव में बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देगी। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास ज्यादा धन होगा, वो ज्यादा निवेश करना चाहेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना चाहेंगे और उसकी वजह से बाजार में मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो इन्फ्लेशन है वो हो जाएगा, क्योंकि उसके अनुरूप अभी हम आपूर्ति बढ़ा नहीं पाए हैं। इसके साथ-साथ अगर एक्सपोर्ट हमारे बढ़ गए, अगर हमारा निर्यात बढ़ गया, हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है,
तो अगर निर्यात में वृद्धि हो रही है तो वास्तव में क्या होगा कि हम, जैसे आप इसका उदाहरण ऐसे समझिएगा कि जब भी प्याज में महंगाई आती है तो सरकार क्या करती है, या अनाजों में महंगाई आती है तो सरकार क्या करती है, सबसे पहले उसके निर्यात को प्रतिबंधित करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम निर्यात कर देंगे तो हमारे यहाँ सप्लाई ऑलरेडी और कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बनी हुई है तो मुद्रास्फीति या महंगाई तो होगी ही होगी। तो निर्यात में अगर वृद्धि होती है तो यह भी एक तरीके से मुद्रास्फीति का कारक बनेगी, जो कि मांग प्रेरित होगी, जो कि डिमांड पुल होगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए सरकार कुछ राजकोषीय सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है, जैसे बैंकों को फिस्कल स्टिमुलस देती है, तो उससे भी क्या होगा, बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ेगी, और आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ जाएगी, धन की आपूर्ति बढ़ने के कारण जब मांग बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट्स महंगे होते चले जाएंगे। तो ये वो कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से जिनके कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। दूसरा जो मुद्रास्फीति है वो लागत वृद्धि मुद्रास्फीति है। मतलब लागत बढ़ जाए। अब लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का कीमत बाजार में बढ़ जाएगा, और जब बाजार में कीमत बढ़ जाएगा तो उसी को तो हम महंगाई कह रहे हैं। तो लागत किन कारणों से बढ़ सकती है? तो लागत बढ़ने के जो प्रमुख कारण हैं उसमें एक बेसिक कारण आपको पता होगा, जो उत्पादन के साधन हैं, अगर उत्पादन के साधन महंगे हो गए तो क्या होगा, उत्पादन के साधनों के महंगा होने पर निश्चित तौर पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप कच्चा माल जो भी लगाते हैं, जो कच्चा रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, वो महंगा हो गया तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। आप जो मजदूरी दे रहे हैं वो महंगी हो गई तो महंगा हो जाएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कॉस्ट बढ़ाएंगे, तो उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो अगर उत्पादन के साधन बढ़ते चले गए तो निश्चित तौर पर क्या होगा, साधनों की कॉस्ट बढ़ती चली गई तो लागत आधारित वृद्धि निश्चित तौर पर होगी ही होगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके आयात महंगे हो गए हैं, ठीक, अगर आपके आयात महंगे हुए हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप का एग्जांपल लीजिए। अगर लैपटॉप में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो आप आयात करते हैं, वो महंगे हो गए तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आप अपना जो लैपटॉप बेच रहे होंगे उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर आयात महंगे हुए हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो हमारी लागत है वो बढ़ जाने के कारण अब मुद्रास्फीति होगी ही होगी। इसके साथ तीसरी चीज क्या हो सकती है, सरकार अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दे, अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दे, तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, आपकी महंगाई भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मानिए डीजल या पेट्रोल है, उसमें महंगाई बढ़ गई, तो अगर उन पर महंगाई बढ़ी है, 2 रुपए भी डीजल पर बढ़ गए हैं, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अनाज और सामान एक दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वो भी महंगा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी, और जब वो ऐड हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हर एक चीज महंगी मिलेगी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर भी महंगाई को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरी जो मुद्रास्फीति का प्रकार है वो है अंतर्निहित मुद्रास्फीति। देखिए, ऐसा होता है कि वास्तव में अभी अर्थव्यवस्था में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, महंगाई थोड़ी-थोड़ी चल रही है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर या लेबर या कुछ वर्ग ये मान लिए हैं कि महंगाई बनी रहेगी और भविष्य में महंगाई ऐसी ही रहनी है, तो उस एक्सपेक्टेशन के बेस पर ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ वास्तविक चेंज अभी नहीं हुआ है, लेकिन बाजार का जो सेंटीमेंट है वो ये मान रहा है कि महंगाई बढ़ेगी। अब क्या है, वो ज्यादा वेजेस मांग रहा है, ज्यादा कॉस्ट मांग रहा है, या ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी मुद्रास्फीति होगी और इसे हम अंतर्निहित मुद्रास्फीति कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या-क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती है मुद्रास्फीति। तो
इसको बहुत ही आसान भाषा में समझिए, बहुत स्लो, चलती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई और बेलगाम, अनकंट्रोल्ड एक तरीके से प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर महंगाई की दर 3% या 3% से कम है तो इसको हम केवल बढ़ती हुई या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी ऐसी महंगाई जिसे जो 3% से 10% के बीच में हो वो चलती हुई या वॉकिंग इन्फ्लेशन है। अब ध्यान रखिएगा कि ये वाला इन्फ्लेशन अच्छा भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर थोड़ा-सा ज़्यादा होती जाएगी तो प्रोड्यूसर को उससे फ़ायदा मिलता जाएगा और जब प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिलेगा तभी वो जाकर के आगे इसको बढ़ाता जाएगा। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में थोड़ा-सा जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसमें थोड़ा-थोड़ा इन्फ्लेशन, थोड़ी-थोड़ी महँगाई उत्पादक के लिए लाभप्रद और आवश्यक है। तभी वो मोटिवेटेड रहेगा अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने में। तीसरी है सरपट दौड़ती महंगाई, और जब भी महंगाई 10% या 10% से अधिक हो, इस रेट से ज्यादा हो तो इसको हम सरपट दौड़ती हुई महंगाई कहेंगे। और अगर प्रति माह महंगाई 50% या उससे अधिक होने लगे तो ऐसी महंगाई की दर को हम बेलगाम महंगाई मानते हैं। इसके बाद कोर मुद्रास्फीति होती है। कोर मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि अगर पूरे मुद्रास्फीति में हमने जितने भी फैक्टर्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, उत्पाद और वस्तुएं और सेवाएं शामिल की हैं, उनमें से हम केवल खाद्य पदार्थ और ऊर्जा को छोड़कर बाकी सारी महंगाई को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कोर मुद्रास्फीति कहेंगे। वेतन मुद्रास्फीति अगला तरीका है। अगर वास्तव में वेतन बढ़ गए हैं, लोगों ने वेतन बढ़ा लिए हैं, उसकी वजह से जब मुद्रास्फीति बन रही है यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेतन मुद्रास्फीति। इसमें श्रम, कच्चा माल इत्यादि भी सम्मिलित होता है। अगला होता है परिसंपत्ति मुद्रास्फीति, जिसको हम असेट कह सकते हैं इंग्लिश में। परिसंपत्तियों का कॉस्ट, जैसे रियल एस्टेट की कॉस्ट, ये सब अगर बढ़ जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में महंगाई की स्थिति दिखाई देगी और इसे हम परिसंपत्ति आधारित मुद्रास्फीति कहेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन, न्यूज में बार बार आप ये शब्द सुनते होंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक विशिष्ट अवधि में जब हम इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, महंगाई की या मुद्रास्फीति का गणना कर रहे होते हैं, तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है? एक विशिष्ट अवधि होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर। ठीक है, अगला है कोर मुद्रास्फीति, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। इसका बस छोटा सा फार्मूला मैं आपको यहां बता रहा हूं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आपको वही घटाना है, खाद्य और ईंधन की मुद्रास्फीति, तो क्या हो जाएगा आपका? कोर इन्फ्लेशन। अब भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार से होगी? भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो आधारों पर होती है मूलतः। पहला थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI कहते हैं। थोक मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर उत्पादक ने बाजार में थोक मूल्य पर सामान को बेचा है। देखिए, जो प्रोडक्ट है वो 3 स्टेजेस में आएगा। पहला फैक्ट्री में बनेगा, फिर थोक सप्लायर के पास आएगा, फिर थोक सप्लायर उसको रिटेलर को देगा। आप रिटेलर से खरीदेंगे। ठीक है, तो जो रिटेलर से आप खरीद रहे हैं वो बेसिकली आपका कंज्यूमर प्राइस है। ठीक है, और जिस रेट पर कंपनियां थोक बाजार में सामान भेज रही हैं उसको हम थोक मूल्य कहेंगे। ठीक है, तो थोक मूल्य बाजार में मूलतः एक समान होते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस वैरी करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी खास बात क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें हमने क्या किया, या थोक मूल्य सूचकांक में क्या किया, हमने कमोडिटी बास्केट बनाया, वस्तुओं की एक टोकरी बनाई, वस्तुओं और सेवाओं की, और हमने देखा कि क्या जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं उसमें हमने जब खरीदा था तब और जब अगली बार खरीदा तब
इस विशिष्ट अवधि में, चाहे वो 1 वर्ष जिसको आप मोटे तौर पर मानिए, 1 वर्ष में इसके प्राइस और इसके प्राइस में क्या अंतर आया। यह प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो इसको हम मूल्य सूचकांक कहेंगे। अगर हम थोक मूल्य पर निकाल रहे हैं तो इसको WPI कहेंगे। अगर हम उपभोक्ता मूल्यों पर निकाल रहे हैं तो इसको हम CPI कहेंगे। ये आगे भी वर्गीकृत होगा, जैसे CPI एग्रीकल्चरल लेबर का कितना है, इंडस्ट्रियल लेबर का कितना है, ठीक है। तो सबका एक कमोडिटी बास्केट, एक वस्तुओं की टोकरी बनाई जाएगी और उस कमोडिटी बास्केट में हुए प्राइस चेंजेस या कीमतों में परिवर्तन की ही गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। मुद्रास्फीति के प्रभावों को भी देख लीजिए। देखिए, प्रभावों को समझने या याद रखने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अलग-अलग वर्गों पर प्रभावों को समझना है। आपको एक सामान्य चीज समझ आ गई तो आप सबकी कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। सामान्य बात क्या है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि अगर मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, यानी कि मनी की वैल्यू गिर रही है, तो इन्फ्लेशन है, ठीक। तो अब आप हर एक वर्ग को इसी हिसाब से देखिए कि जैसे मान लीजिए निश्चित आय वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आपको 30,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल मिल रहा था, अभी भी 30,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन महंगाई आ गई है, यानी कि अब जो सामान आपको 50 रुपए का मिलता था, अब वो 60 रुपए का मिल रहा है। तो क्या हुआ, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपका निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसे पे करने हैं और आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो गिर चुकी है। इसी तरीके से अन्य पर भी देखिए, जैसे आप रीढ़ी पर देखिए, जिसने कर्जा लिया है वो पैसे तो वापस कर रहा है, लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो उसको फायदा होगा। इसी तरीके से किसानों पर देखिए, किसानों पर क्या होगा, किसान भी तो उत्पादन कर रहा है, महंगाई बढ़ी तो खाद्य पदार्थ भी महंगे बिकेंगे। अगर खाद्य पदार्थ भी महंगे बिक रहे हैं तो इसको जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसको फायदा होगा। तो जब भी आपको किसी भी वर्ग पर देखना है तो आपको सिंपली ये देखना है कि वास्तव में अगर मनी की वैल्यू कम हुई है तो उस मनी की वैल्यू के कम होने पर क्या जो संबंधित वर्ग है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, या जो मिल रहा है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप अन्य पर भी देख सकते हैं, जैसे उत्पादक उत्पादक तो मैंने आपको कृषकों के लिए जो एग्जाम्पल दिया वही उत्पादकों पर भी लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे बचत, बचत पर क्या असर पड़ेगा, बचत देखिए, आपने जो बचत करी थी उस बचत का मूल्य कम हो गया है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो चुकी है, तो अब आपको यहां पर नुकसान दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि अब उतने ही पैसे में आप कम सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक जनरलाइज फॉर्मूले में अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब आज के टॉपिक के लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित कैसे किया जाए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हम दो पक्ष देखते हैं। वास्तव में बाजार में जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करने के दो पक्ष हैं। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा भारत सरकार, ठीक है। रिजर्व बैंक वास्तव में मौद्रिक नीति बनाती है और उसे लागू करती है, और सरकार जो है वो राजकोषीय नीति बनाती है और उसे लागू करती है। जो मौद्रिक नीति है, अभी चूंकि हम आरबीआई नहीं पढ़ रहे, हम आपको आसान भाषा में केवल एक सिंपल सी बात बता देते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति। तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़नी है या घटनी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में जो नीतिगत दरें हैं, नीतिगत दरों का मतलब जैसे आपने देखा होगा CRR, SLR, रेपो रेट, इन सब दरों को अगर वो बढ़ा देगा तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, और अगर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो नीतिगत दरों में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक महंगाई पर कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से सरकार अपनी राजकोषीय नीति का जो मुख्य एलिमेंट है वो है बजट, ठीक है। तो अपने बजटीय प्रावधानों के द्वारा महंगाई कंट्रोल कर सकती है, या फिर जो घाटे का बजट बनता है हमारे यहाँ, जिसमें
बजट में घाटा दिखाया जाता है, तो उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार नई नोट छापती है। उससे मनी की आपूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। तो अगर बजट सरकार बैलेंस बनाना शुरू कर दे, जिसमें घाटा कम से कम हो, तो महंगाई नियंत्रित हो सकती है। इसके साथ ही साथ रिसेंटली भारत सरकार ने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी जारी किया है। इसके थ्रू भी मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण का प्रयास सरकार करती है। तो आज के लेक्चर में आपने ये जाना कि किस तरीके से होती है महंगाई, क्या-क्या होती है महंगाई के तत्व और किस प्रकार से इसके प्रभाव अन्य वर्गों पर, समाज पर और देश पर पड़ते हैं, अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं और किस प्रकार से इसको नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। तो धन्यवाद।